दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था के भीतर सांस ले रहे हैं जहां पर सभी के अधिकार संरक्षित हो, सुरक्षित हो, या फिर हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हमारे अधिकार केवल एक दिखावा है, केवल एक छलावा है? इस पर आज विचार करना, संवाद करना बेहद अनिवार्य है, आवश्यक है। दोस्तों, हमारे देश की स्थिति वास्तव में काफ़ी गंभीर है। चुनौतीपूर्ण समय हमारे देश के भीतर इस वक्त में चल रहा है, क्योंकि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का एक तरफ तो सरकारें हनन करती है, तो दूसरी तरफ ऐसे कानून हमारे ऊपर ला करके लाद दिए जाते हैं जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं बात करूँगा आप सभी से उस विवादास्पद कानून की जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में माथापच्ची हुई, जिसको लेकर के जस्टिस RF नरीमन ने भी हैरानगी व्यक्त की, वे भी आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, वो कानून है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 66A। दरअसल दोस्तों, भारत के भीतर 66A का अस्तित्व 2008 से 2008 में इस कानून का उदय हुआ। इस कानून का सूर्य निकला और निकलते निकलते 2015 में सूर्य अस्त हो गया। दोस्तों, वास्तव में इस कानून में ऐसा क्या था कि इसको सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा? आखिर वो क्या वजह रही जिस वजह से ये कानून रद्द किया गया? इसकी जो संवैधानिकता के कसौटी पर ये खुद को खरा नहीं उतार सका ये कानून। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी क्या वजह थी, इस पर भी आज मैं आपको पूरी बात बताऊंगा दोस्तों कि आखिर किस वजह से इसे वर्ष 2015 में देश की अदालत ने निरस्त किया। दोस्तों, दरअसल आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2012 में बाला साहिब ठाकरे की मौत के बाद एक स्टूडेंट ने, एक व्यक्ति ने एक पोस्ट किया जिसमें ये कहा गया कि मुंबई की लाइफलाइन ठप हो रही है, ठप व्यवस्था मुंबई के अंदर इस वक्त में है। तो उस पर दोस्तों क्या होता है, उस पर अदालत में मुकदमा दर्ज होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों श्रेया सिंघल मैदान में आती है, और दोस्तों उनके मैदान में आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। श्रेया सिंघल लॉ स्टूडेंट, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा HR गोखले जो भारत के पूर्व कानून मंत्री रहे दोस्तों, उनकी परपोती कहीं ना कहीं एक वकीली परिवार में, एक राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ। कांग्रेस नेता थे दोस्तों इनके परदादा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये भारत के इतिहास का ऐसा पहला मामला बना कि जिसमें इतना लंबा विवाद हुआ, और विवाद के बाद आज भी नए नए विवाद उस मामले में जन्म ले रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं इन बातों पर भी गौर होना चाहिए, इन मुद्दों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश को ये क्या हो गया है। जब किसी कानून को अदालत ने रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो आखिर वो कानून अस्तित्व में क्यों है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि इस कानून के अनुसार 66A जैसा कि था कि यदि आप कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट करते हैं कि जिसमें तथ्यों की कमी है, यानी तथ्यहीन कुछ कंटेंट यदि आपकी तरफ से चला जाता है, तो उस पर आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और इसके अलावा यदि आप कोई आपत्तिजनक आपका कोई ईमेल आप सेंड कर देते हैं, या कुछ ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप डालते हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के विचार ना मिलते हो, यानी कि दूसरे व्यक्ति के विचारों से भिन्न यदि आप कोई कंटेंट डालते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आपके खिलाफ़ कार्रवाई निश्चित की गई थी। लेकिन यहाँ पर सुनवाई करते हुए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उस वक्त में अदालत ने क्या कहा था। उस वक्त में अदालत ने स्पष्ट किया था कि ये ज़रूरी नहीं होता कि दो व्यक्तियों के विचार एक मुद्दे पर एक समान हो। ऐसे में राय रखने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हर व्यक्ति एक मुद्दे को अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में ले जाना आवश्यक था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आखिर ये कानून था क्या। इसको दोस्तों 2015 में अदालत ने रद्द किया, ये कहते हुए कि इसमें कहीं भी ये स्पष्ट नहीं है कि अपराध किसे माना जाए,
फेक कंटेंट की क्या परिभाषा होगी, उसको किस तरीके से जज किया जाएगा, पुलिस या कार्रवाई किस तरीके से दोस्तों वहाँ पर की जाए। कहीं ना कहीं ये पूरा कानून निरस्त किया गया है, जिस कानून में 3 साल तक आपको सज़ा का प्रावधान था और आपके ऊपर 4 से 5 लाख रुपए तक का मोटा जुर्माना लगाया जा सकता था। दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरह के कानून लोगों के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार की हनन है दोस्तों, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) ने हमें दिया है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये फैसला स्वागत योग्य था, लेकिन दोबारा से ये फैसला इस वक्त में चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए है कि हमारे देश में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आज संजय पारिक ने भी कहा, जो वकील थे, याचिकाकर्ता वकील थे, जिन्होंने ये कहा कि 2015 में इस फैसले के रद्द होने के बाद 1306 के करीब मुकदमे ऐसे थे जो 66(a) के तहत दर्ज किए गए, यानी कि बहुत ही गंभीर एक तरीके से दोस्तों ये समस्या थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो NGO जो इस पूरे विवाद को लेकर के इस वक्त में सामने आई अदालत के, वो दोस्तों थी पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ नाम की NGO, जो दोबारा से इस पूरे मुद्दे पर अदालत में चक्कर काट रही है एक तरीके से दोस्तों, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने के वेणुगोपाल को फटकार लगाई और ये कहा, जो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं उनको, कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी गंभीर है, ये अदालत की अवमानना है, जिस पर के वेणुगोपाल भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। उन्होंने कहा कि जब कोई कानून निरस्त होता है तो कहीं ना कहीं उसे पूरी अच्छी तरीके से व्याख्या उसकी की जानी चाहिए। कानून की किताबों में स्पष्ट तौर पर उसका उल्लेख होना चाहिए। फुटनोट्स को लोग पढ़ते नहीं हैं, फुटनोट्स पर लोग ध्यान नहीं देते। किताबों में संशोधन की आवश्यकता है। दोस्तों ये वास्तव में हास्यास्पद बात है। ये काम किसका है, आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या ये किताबों में संशोधन कराना अदालत कराएगी या फिर सरकार और सरकारी मशीनरी कराएगी? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक और फैसला जो अक्टूबर 2020 में आया दोस्तों, औरैया के बेला थाने में हरिओम नाम के व्यक्ति के खिलाफ 66(a) के तहत और 506 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसको राजेश सिन्हा नाम के खंडपीठ ने दोस्तों, राजेश सिन्हा नाम के जो जज थे उनकी खंडपीठ ने इस पूरे मुकदमे को असंवैधानिक करार दिया और उक्त व्यक्ति को बाइज्जत रिहा करने का वहाँ पर पुलिस को और सरकार को हुक्म दिया था। कहीं ना कहीं दोस्तों तमाम फैसले आने के बाद भी हमारे देश में स्थिति चिंताजनक है। आज संजय पारिक ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में सबसे अधिक 66(a) का जो दुरुपयोग करती है वो पुलिस करती है, राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हम एक ऐसे देश में अब जीने लगे हैं, जीने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, जहाँ पर लोगों के हकों पर डाका डालने का काम सरकारें करती हैं। जो सरकार इसको लेकर के आई थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और अब जो हो रहा है वो किसकी सरकार में हो रहा है, यह आप सभी से छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अक्सर एक बात कहती है, अक्सर एक विवाद हमारे देश में हमेशा जोर पकड़ता है कि हमारे यहाँ जो कानून लाए जाते हैं कहीं ना कहीं वो विदेशों से उनकी प्रेरणा ली जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यूके का इस कानून में जिक्र किया गया है। दोस्तों यूके के अंदर भी जो कानून है 127(1)(b), इस कानून के भीतर दोस्तों वहाँ पर 6 महीने की सज़ा है, और यदि आप भारत के भीतर बात करें तो भारत में 3 साल है, यानी कि उनसे तकरीबन 6 गुनी सज़ा हमारे देश के भीतर है, और जुर्माना भी काफ़ी भारी भरकम है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये व्याख्या की गई है उन देशों के भीतर, जैसा कि मैंने आपको यूके का एक एग्जाम्पल दिया। यूके के भीतर स्पष्ट तौर पर ये व्याख्या की गई है कि अपराध किसे कहा जाएगा, फेक कंटेंट और फेक बयान की क्या पहचान होगी, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। वहाँ पर पूरा एक ट्रैकिंग सिस्टम सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
क्या भारत के भीतर वो व्यवस्था है? यदि वो व्यवस्था हमारे देश के भीतर नहीं है तो आधी अधूरी व्यवस्था के नाम पर लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, दरअसल इन मुद्दों के जरिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमज़ोर करने की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक साजिश की जाती है। दोस्तों, सरकार भी ये दलील देती रही इस मामले पर कि हमने जो एक कानून बनाया था वह ऐसे लोगों के खिलाफ था जो देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, देश के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बातें तो भारत के संविधान में भी लिखी हुई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और राज्य के पास ये पावर है कि उसके अधिकारों का, उसकी अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर लिया जाए, उसको छीन लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यदि किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कोई बयान अपना दिया है, कोई टिप्पणी दी है किसी व्यक्ति को या किसी नेता को लेकर के, यदि आपने कोई बयान दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप कार्रवाई के पात्र वहाँ पर नहीं बनाए जा सकते। यदि आपने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी नेता के खिलाफ कोई टिप्पणी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसकी परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए। और दोस्तों, कानून के खिलाफ यदि कोई कार्य करता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध की भावना के साथ, बदले की भावना के साथ, लोगों को प्रताड़ित करने के एक विचार के साथ इस तरह का काम होना कहीं ना कहीं देश के खिलाफ है, देश के सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है, लोगों की भावनाओं का, लोगों के विचारों का दमन करने का एक कोरा कुचक्र है जो बिल्कुल भी दोस्तों स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत की बातें सुनी जानी चाहिए दोस्तों, और जैसा कि आज अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, उस पर जवाब देना निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सुनिश्चित किया जाए कि फेक कंटेंट को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, क्या उसकी पहचान के तरीके होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही।